मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान कुछ चीज़ें चाइना से सस्ती प्रोड्यूस कर सकता है, खुसूसन वो प्रोडक्ट्स जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्योंकि उस सूरत में ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसी व्लॉग में मैंने टाइम सेरामिक्स की मिसाल भी दी थी। लेकिन इन दोनों भाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। दर्जनों इकसाम की अशिया चीन से ज़्यादा सस्ती पाकिस्तान में तैयार कर दी। बेडिंग क्लॉथ, टॉवल्स, प्लास्टिक की अशिया, किचन वेयर, नॉन स्टिक, कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स, और ये सब कुछ छोटे पैमाने पर नहीं किया, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से तकरीबन $180 मिलियन यानी तकरीबन 50 अरब रुपए की मालियत, और वो प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेजी गई। उनके भेजे गए कंटेनर्स की तादाद पिछले एक साल में 8,000 से ज़्यादा थी, गोया कि माहाना 600-700 कंटेनर्स, और रोज़ाना वर्किंग डेज़ के लिहाज से 30 कंटेनर्स, और अगर वर्किंग आवर्स के लिहाज से कैलकुलेट करें तो हर घंटे में 3-4 कंटेनर्स। ये तादाद पाकिस्तान के किसी भी एक्सपोर्टर से ज़्यादा है। मालियत के लिहाज से पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स में उनका नंबर है। उनका जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, यूटोपिया डील्स, वो $800 मिलियन का है। उन्होंने पाकिस्तान में 20,000 लोगों को जॉब्स मुहैया की। इस वक्त भी उनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जब वो मुकम्मल होंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में सबसे बड़ी होंगी, जो एक जगह पर होंगी। मैं हूं आपका होस्ट नईम ज़फ़र कंबो, और आपको अपने YouTube चैनल फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी में खुशामदीद कहता हूं। मैं इस चैनल पर व्लॉग्स की एक सीरीज़ पेश कर रहा हूं, जो कि मेरी ही लिखी हुई एक किताब मुमकिनात से हकीकत तक पर मबनी है। मैंने ये किताब उर्दू में लिखी है, और इस किताब का मौजू ये है कि पाकिस्तान कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। ये किताब अराउंड 470 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और ये किताब लिखने के बाद एक मरहले पर मैंने ये महसूस किया कि इसे ऑडियंस के वसी तर हल्के तक पहुंचाया जाए। चुनांचे मैंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और अब ये किताब अमेज़ॉन पर दस्तयाब है। अंग्रेज़ी के लिए मैंने इसका नाम रखा फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी, और यही इस चैनल का भी नाम है। यहाँ इस बात की याद आनी ज़रूरी है कि हमारे तमाम व्लॉग्स का मकसद यही है कि दुनिया में तरक्की में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को पाकिस्तान के हालात पर अप्लाई किया जाए, और ऐसी राहें तलाश की जाएँ जिनसे पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। चुनांचे ये तमाम व्लॉग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी एक तसलसल है। इस चैनल पर शुरू से ही ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे तरीका हाईकार को जाना जाए जिनकी बदौलत पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हमने कितने ही ममालिक को तरक्की करते देखा है। अगर हम तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं तो इतनी बड़ी आबादी के साथ हमारी बरामदात को कम अज़ कम $500-600 अरब होना चाहिए। और खुशगवार बात यह है कि ये मुमकिन भी है। पाकिस्तान में पिछले 40 सालों में अवामी सतह पर एक गहरी सोच डेवलप हो गई है कि कीमत के लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग में चीन को नहीं हराया जा सकता। आज से 20 साल पहले तक इस सोच का जवाब बनता था, क्योंकि चीन में लेबर सस्ती थी। लेकिन अब तो हालात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में चीन का मुकाबला कर सकता है, और चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स को कम करते हुए पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। लेकिन ये जो एक सोच है चाइना के सस्ता होने की, वो अब एक मिथ बन चुकी है, और इस मिथ को तोड़ने का सहरा है दो भाइयों के सर, जबरान नियाज़ और अदनान नियाज़। मुझे उनकी जर्नी की तफसीलात का इल्म जबरान नियाज़ के कई इंटरव्यूज़ से हुआ। जिन इंटरव्यूज़ से मैंने इस्तिफ़ादा किया उनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। आपको ज़रूर इन लिंक्स पर जाना चाहिए और पाकिस्तान के रवायत शिकन हीरोज़ के तरीक़ेकार से वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए। इनमें से कुछ इंटरव्यूज़ 4-5 साल पुराने हैं, जबकि कुछ 4-5 माह पुराने हैं। इनका ताल्लुक़ कराची से है। इनकी मुख्तसर ज़ाती ज़िंदगी कुछ यूँ है कि जबरान नियाज़ ने 2002 में फ़ास्ट से बैचलर किया, 2004 में फ़ास्ट से ही MS किया। उनके भाई अदनान नियाज़ ने भी बैचलर किया, और उसके बाद मास्टर्स के लिए डेनमार्क चले गए। जबरान नियाज़ 2005 में USA चले गए। कुछ अर्से के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई। एक मरहले पर बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन गए, VP बन गए। अदनान भी USA आ गए और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते रहे। बार्कले बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका में हायर लेवल पर भी काम किया। ये दोनों भाई हाई पेड सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इनका जो लेवल था वो $100 पर आवर था। इनके वालिद साहब पाकिस्तान स्टेट बैंक में एक हायर पोजीशन पर थे।
और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ट्रैवल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया, जिसमें नुकसान हुआ। एक मरहले पर दोनों भाई अमेरिका में काम करके अपने वालिद साहब के कारोबार के नुकसानात का कर्ज उतारते थे। उनके वालिद साहब ने अपना बचा हुआ कुछ स्टॉक अमेरिका मंगवा लिया और उसे एक होलसेलर को फरोख्त किया गया, लेकिन ये कुछ अच्छा तजर्बा ना था। उसके बाद इस सामान को ईबे पर बेचा गया, उससे उनके ई कॉमर्स के बिजनेस का आगाज़ हुआ। उसके बाद दोनों भाइयों ने अमेज़ॉन पर सामान फरोख्त करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने यूटोपिया डील्स बनाई। इसके लिए वो चाइना से सोर्स करते थे। ये 2010 की बात है। 2011 में उनकी सेल $5 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने सेल के मामले को हैंडल करने के लिए अपने टेम्पलेट्स बनाए, यानी खुद टेक्नोलॉजी तैयार की। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस उनके काम आया। SEO, कीवर्ड्स वगैरह, रिमोट टीम्स को किस तरह मैनेज करना है, ये सब कुछ उनके लिए आसान था। उन्होंने ऐसे टेम्पलेट बनाए जिन पर क्लिक करते ही बायर का नाम आ जाता। अगर किसी को सामान पसंद नहीं आया तो एक क्लिक पर उसे मैसेज चला जाता जिसमें तफसील होती कि आपको 3 दिन में रिफंड मिल जाएगा, बजाय इसके कि कोई बैठकर आधे घंटे में अपॉलोजेटिक मैसेज बनाए। हर तरह के मुख्तलिफ रेस्पॉन्सेस के लिए टेम्पलेट बनाए गए। अगर कोई कहता कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं मिला तो उसे ट्रैकिंग नंबर के साथ तमाम तफसीलात भेज दी जाती। उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी वजूद नहीं रखती थी, चुनांचे उन्होंने खुद डेवलप की। उनका सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड इसमें बहुत काम आया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स के डैशबोर्ड बनाए जिनसे प्रोडक्ट्स की तमाम तफसीलात सामने आ जाती। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, कस्टम ड्यूटी कितनी है, लॉजिस्टिक का खर्चा कितना है, अमेज़ॉन का मार्जिन क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है। तो डेली सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेंट्री प्लानिंग, सप्लाई चेन से लेकर प्रोडक्ट रिव्यू, फीडबैक, हर चीज़ के सॉफ्टवेयर बना लिए। ये सब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि प्रोडक्ट्स की तादाद में इजाफा हो रहा था। 2015 में एक वक्त ऐसा था कि $29 मिलियन की सेल थी और सिर्फ 4 लोग काम कर रहे थे, यानी सिर्फ 4 लोग इसे संभाल रहे थे। फिर उन्होंने मज़ीद एक्सपेंशन के लिए कराची में मेन शहर फैसल पर ऑफिस लिया और कुछ ही अरसे में वहाँ 100 अफराद काम कर रहे थे। उनका सफ़र इतना भी हमवार नहीं था। उन्हें भी सेटबैक मिलते रहे। लोगों को ट्रेन किया जाता, उन पर खर्चा किया जाता। अगर उन्हें कोई थोड़ा ज़्यादा सैलरी देता तो छोड़कर चले जाते। शुरू में उनका ख्याल था कि सब चीज़ें पाकिस्तान से सोर्स करेंगे, किसी मैन्युफैक्चरर से लेंगे। कुछ अर्से में रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें उन्हें चाहिए उनमें से तो सिर्फ 2-3% पाकिस्तान में बनती हैं। फिर उन्होंने चाइना से गुड्स खरीदना शुरू की। उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च की, किस में मार्जिन ज़्यादा है। उनके पास ग्राफिक्स की टीम थी, कंटेंट की टीम थी, टेक्नोलॉजी की टीम थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम थी। इन तमाम टीम्स की मदद से वो तमाम मामलात को आसानी से मैनेज करते थे और अमेज़ॉन पर फर्स्ट 5 में शामिल हो गए। सन 2018 में मार्केट सैचुरेट हो गई और उसके साथ ही अमेज़ॉन की अपनी प्रोडक्ट्स भी पूरी ताकत से लॉन्च कर दी गई। अमेज़ॉन से कम्पीट नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी मार्केट में आ गए। ये पहला चैलेंज था और सबसे बड़ा चैलेंज था और सर्वाइवल का मसला था। उन्होंने इससे निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई। अमेरिका में सस्ते वेयर हाउसेस हासिल किए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना फ्लीट बनाया, उनको मैनेज करने के लिए अच्छी टीम बनाई। इससे ये हुआ कि उनका मार्जिन 2-3% बढ़ गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मार्जिन का मज़ीद बढ़ना ज़रूरी था। अब यहाँ पर आसानी के लिए मैं जबरान नियाज़ के इंटरव्यू की बुनियाद पर फर्स्ट पर्सन यानी कि जमा मुतकल्लिम के लिहाज से बयान करता हूँ। हम चाइना से बहुत चीज़ें लेते थे। उस वक्त ट्रंप की हुकूमत थी, उसके चाइना से टैरिफ के मामले पर इख्तलाफात चल रहे थे। हमने सोचा कि मसला ना बन जाए, क्यों ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की जाए। इसके अलावा मैं ये भी चाहता था कि हमारे बिज़नेस का फ़ायदा पाकिस्तान को हो, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा हों। मैं ट्रेड शोज़ में गया और बड़ी बड़ी पाकिस्तानी कंपनियों से कहा कि हमें ये प्रोडक्ट्स दें। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में नहीं बनती। मैंने कहा ये तो टेक्सटाइल की चीज़ें हैं। उन्होंने कहा ये हम आपको महंगी बना कर दे सकेंगे या हम बना ही नहीं सकते, ये चाइना में सस्ती बनती हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्यों महंगी हैं। उन्होंने पहला रीज़न दिया कि पाकिस्तान में लेबर महंगी है। मैंने कहा कि मैं 5-7 साल से चाइना जा रहा हूँ और उनकी जो लेबर है वो तो पाकिस्तान से 7 गुना महंगी है। और ये बात मुझे एक शख्स ने नहीं कही बल्कि कई लोगों ने कहा कि चाइना में लेबर सस्ती है। मैंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रही है, उनकी लेबर महंगी है। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खाम माल महंगा है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो महंगा है। मैंने जब रिसर्च की
तो पता चला एक्सपोर्टर्स के लिए पाकिस्तान में रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री है, सिर्फ कुछ फ्रेट का खर्चा होगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लोगों से बात करता था कि मुझे कोई फैक्चुअल चीज़ तो बताओ, क्यों चाइना में चीज़ें सस्ती बनती हैं, हर चीज़ गलत निकल रही है, हर चीज़ मिथ है। फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके देखते हैं। उस ज़माने में एनर्जी प्राइसेस भी बड़ी मुनासिब थी। फिर हमने टॉवल, बेडशीट और कुछ और चीज़ों की छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग लगाई, यूटोपिया इंडस्ट्रीज़। जब हमने देखा तो पता चला कि इतना भी फ़र्क नहीं है, करीब करीब है पाकिस्तान और चाइना। पिछले 5 से 6 साल में 40-50 चीज़ें हम बना रहे हैं। इनमें से 80 से 90% चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान से कभी एक्सपोर्ट नहीं हुई। हम चाइना जाते थे और देखते थे कि वो कैसे बना रहे हैं, और जिस सप्लायर से मशीनरी ली उससे पूछ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूदा सप्लायर से ली, उसे कहा कि अगला ऑर्डर लेना है तो कुछ हेल्प करो। कभी किसी से माइक्रोफाइबर बनाना सीख लिया, कभी किसी मशीनरी वाले से हेल्प ली और ये रिसर्च की कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती थी। फिर हमने उन पर बहुत मेहनत की, फिजिबिलिटी एनालिसिस किए, टेस्ट रन किए, कॉस्ट एनालिसिस किया और मिलाकर वो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू कर दी। इस तरह हमने वीविंग में 5% कवर किया, प्रोसेसिंग में 5% कवर किया और कट टू पैक में 5% कवर किया। तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट थे, यानी मुख्तलिफ प्रोसेसेस में मार्जिन पैदा किया। इसी तरह सफ़र जारी रहा। इसी तरह हमने 30-40 यूनिक प्रोडक्ट्स, कुछ प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, कुछ कुकवेयर की प्रोडक्ट्स, कुछ एसेसरीज़, इलास्टिक, पॉली बैग, जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, वो हमने सब बनाई। वाटर प्रूफ बेडिंग में शायद हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। कुकवेयर जैसे कास्ट आयरन और कुकवेयर जैसे कढ़ाइयाँ वगैरह और नॉन स्टिक कुकवेयर जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होता था, या फिर प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स, और इसके अलावा प्लास्टिक की कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं दर्जनों तरह की, नेट टेबल क्लॉथ, ये तमाम चीज़ें चाइना में बनती थी। तो हम पहले ये देखते थे कि किस मशीनरी से ये बनती है, और जिस तरह चाइना में बनती थी वैसी ही हमने बनाई। हमने बहुत गलतियां भी की, हम एफिशिएंट भी नहीं थे शुरू में, लेकिन बिलाखिर हमें कामयाबी होती चली गई और एक स्टेज आया कि हमने 30-40 चीज़ें बनाना शुरू कर दी। इसके बाद एक दूसरा बड़ा चैलेंज आया। हमने फिर जाकर देखा तो चाइना वालों ने कॉस्ट कम कर दी। हमने कहा कि हमने तो फैक्ट्री लगा ली, चाइना वालों ने कॉस्ट कम कर दी है, अब हमें घर में बनाना महंगा पड़ेगा। इस मसले को हल करने के लिए हमने एफिशिएंसी पर काम किया और चाइना वालों से सीखा कि आपकी इस प्रोसेस में क्या कॉस्ट है, इसकी कितनी कॉस्ट है। फिर हमने एफिशिएंसी के मसले आहिस्ता आहिस्ता हल किए और आखिर इवेंचुअली हमने तमाम मसाइल हल कर लिए, और अब पिछले 5-6 साल से हर चीज़ चाइना से सस्ती बनाते हैं या सेम कॉस्ट पर बनाते हैं। मेजॉरिटी चीज़ें हम चाइना से 5 से 10% सस्ती ही बनाते हैं प्रॉफिट मिलाकर। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसमें हमें अमेज़ॉन या दुनिया का कोई भी मैन्युफैक्चरर कम्पीट ना कर सके। इसकी पूरी सप्लाई लाइन, एसेसरीज़, यहाँ तक के जिप और उसकी थैलियों तक और कार्टन, थ्रेड और तमाम जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमने खुद बनाना शुरू कर दी, ताकि हमारी कॉस्ट इतनी कम हो जाए कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी या अमेज़ॉन हमसे कम्पीट ना कर सके। मैं ये कहता हूँ कि हम पहली कंपनी है कि जिसने ये फिगर आउट किया कि चाइना से सस्ता माल कैसे बनाना है, क्योंकि अगर हम 5% भी महंगा बनाएं तो हमारा फैक्ट्री बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए ये एक सर्वाइवल इशू भी था। अगर हम चाइना से सस्ता नहीं बनाएंगे तो ये जो हमने सारा किया है वो ख़त्म हो जाएगा। 5-6 साल में कंटेनर्स की तादाद के लिहाज से एक्सपोर्ट्स में हम सबसे बड़े हैं। वैसे तो 11वें नंबर पर हैं रेवेन्यू में, हमारा 170 मिलियन के करीब, $170 मिलियन के करीब रेवेन्यू है। हमने पाकिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट की, लैंड परचेज़ की और फैक्ट्रीज बिल्ड करना शुरू की और 10 फैसिलिटीज़ पर फैक्ट्रीज बनाई, और वर्कर्स की तादाद तकरीबन 20,000 है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अब हम स्पिनिंग और एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जो कि मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। डिमांड प्लानिंग का सॉफ्टवेयर बनाया। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जो अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग कलर्स में है, उसके हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट्स के लिहाज से 300 इकसाम बन जाती हैं। फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ों की सेल बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ कलर्स ज़्यादा बिकते हैं,
कुछ साइजेज कम बिकते हैं। तो जो हमारी वीविंग लूम्स हैं तो उनको भी सॉफ्टवेयर बता रहा है कि उसकी लूम्स कितनी चलनी चाहिए। वो डाइंग डिपार्टमेंट को भी बता रहा है कि कौन सा कलर ज़्यादा डिमांड में है और कौन सा कम है। वो कट टू पैक डिपार्टमेंट को बता रहा है कि अब इस हफ्ते में ये आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस करो और इसे कम कर दो, क्योंकि हमारे पास एक्सेस स्टॉक है। ये हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो कि शायद दुनिया में किसी के पास ना हो। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मैन पावर को कम कर देता है। हमारा इरादा है कि हम पाकिस्तान में 40 से 50 मिलियन डॉलर सालाना इन्वेस्ट करें, खाम माल पाकिस्तान में डेवलप करें। हम चाइना से बाज़ चीज़ों में मार इसलिए खाते हैं कि चाइना में रॉ मटेरियल सस्ता है। हम यहाँ टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, डाइज केमिकल पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, यान पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि चाइना में हर चीज़ सस्ती है। चाइना में हर चीज़ सस्ती इसलिए है कि वहाँ रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियाँ हैं, रॉ मटेरियल सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में लेबर चाइना से 7 गुना ज़्यादा सस्ती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान में हाफ है। पाकिस्तान में लैंड चाइना की निस्बत 5 गुना सस्ती है। तो चाइना आपसे कम्पीट नहीं कर सकता। अब तो ऐसी प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में नहीं बन सकती। हमने वो चाइना से अच्छी खासी कम कीमत पर पाकिस्तान में तैयार की और उनसे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स उनसे कम कीमत पर मैन्युफैक्चर की। अब हम हाईटेक अशिया बनाना चाहते हैं। हमने बेड शीट्स और टॉवल बहुत बना लिए। अब हम ऑफिस चेयर्स बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, इनमें कंपटीशन भी कम है और इसमें पाकिस्तान बहुत कम्पिटिटिव भी है। जो भी मशीन हम चाइना से मंगाते हैं हमारी टीम उसे खोल देती है और 10-15 दिन में दोबारा जोड़ देते हैं और फिर अपनी 10 से 15 मशीनें बना लेते हैं। बहुत सारी मशीनें हमने पाकिस्तान में इसलिए भी बनाई क्योंकि चाइना से मशीन आते आते 3 महीने लग जाते थे। हमने पिलो कंप्रेस की मशीन बनाई, टॉवल पैकिंग की मशीन बनाई, फैब्रिक इंस्पेक्शन की मशीन बनाई। इसके अलावा पाकिस्तान में 500 RPM की वाटर जेट लूम बनाई जो दुनिया के 3-4 ममालिक ही बना पाते हैं। 1.5 साल की मेहनत के बाद वो हमने बना ली। इसके 80% पार्ट्स यहाँ बनाए गए और 20% चाइना से लिए गए, जिनकी कीमत के लिहाज से वैल्यू 50% थी। इससे ये साबित किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर सबसे मुश्किल मशीन यहाँ बन सकती है तो ज़्यादातर मशीनें बनाई जा सकती हैं। उसको बनाना इतना ही मुश्किल है जितना कार को बनाना है। इसमें हज़ारों पार्ट्स हैं। इस पूरी मशीन के हमने इंडिपेंडेंट पार्ट्स मंगवा कर 100% पाकिस्तान में संभल कर ली हैं और अब हमारी टीम ने चाइना की प्राइस को बीट कर दिया है। चाइना से कम प्राइस पर अब हम वाटर जेट लूम मशीन बनाना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि हम 1 साल में कमर्शियल बेसिस पर आ जाएं। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट वहाँ से लेते हैं जहाँ ये सबसे ज़्यादा फिजिबल है। क्योंकि ज़्यादातर अशिया चाइना से लेना फिजिबल होता है, इसलिए हम चाइना से लेते हैं। उसे 6 माह से 1 साल तक सेल करके उसका स्केल डेवलप करते हैं। उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि अगर हम उसे पाकिस्तान में बनाएं तो हमें क्या बचत है। अगर हमें बचत होती है तो हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसकी मशीनरी के मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं। उसके बाद उस मशीनरी को पाकिस्तान में बनाकर उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में बनाना शुरू कर देते हैं। हम ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि हम चाइना की प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं। हमने जो बनाई हैं उनमें प्लास्टिक की मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है जो कि जदीद तरीन मशीनों और CNC मशीनों पर बनाया गया है। मशीनें चाइना से ले रहे हैं, यूरोपियन से ये 5 गुना ज़्यादा सस्ती होती हैं। अलबत्ता उन्हें चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ अरसे में आप उस पर माहिर हो जाते हैं। लेबर कास्ट पाकिस्तान में 8 से 10 गुना सस्ती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चीपर है, लैंड भी चीपर है। अगर हर चीज़ एक्सपोर्टर के फेवर में है तो आखिर मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला पुराने तरीके से काम करना है, यानी कि हम अब भी 1990 की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाइना की टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, उनकी लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करें और उससे मॉडर्न प्रोडक्ट्स बनाएं। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट्स, ये $80 बिलियन की इनकी मार्केट है। ऐसी चीज़ें बनाएं जो मॉडर्न भी हैं, उन्हें लोकल भी बेचें और एक्सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान में तो हम ऑफिस चेयर जैसी आसान चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हर 4-4, 5-5 लड़के जो इंजीनियर हैं वो टीम बनाएं, थोड़ी सी फंडिंग लें, थोड़ा सा लोन लें, एक प्रोडक्ट लाइन पकड़ें और उसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करना शुरू करें। हाईटेक और मिडटेक प्रोडक्ट्स में बनाने में बहुत ज़्यादा मार्जिन है और अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है तो उसे खाम माल ड्यूटी फ्री मिल जाएगा।
जब हमने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का फ़ैसला किया तो तमाम लोगों ने यही कहा कि ये सबसे गलत फ़ैसला है, यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान के लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही थी पाकिस्तान में ई कॉमर्स में, और दुनिया भर में मैं कोशिश करता रहा लेकिन वैसी टीम नहीं बना सका। मेरा पूरा $800 मिलियन का बिजनेस पाकिस्तान की टीम रन करती है। हमारी कंपनी $4 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी है 10-12 साल में, और सारा पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान से बैठ कर डिज़ाइन करते हैं। तो हमने ये साइकिल देखा कि जब आप पाकिस्तानी बच्चों को हायर करते हैं तो 6 महीने तो आप उनको ट्रेन करते हैं, लेकिन जब उनको काम आ जाता है तो उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसी प्रिंसिपल को जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग पर अप्लाई किया तो इसमें जो हमारे वर्कर हैं तो वैसे आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं। और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियर्स को मिडिल मैनेजमेंट की पोजीशंस दी तो बाज़ औक़ात उन्हें हमें कहना पड़ता कि घर चले जाओ, अभी इतना लेट हो गया है। लेकिन उन लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी थकन की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि इतने मसाइल हैं लोगों के और लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। हमारी जो यूएस में टीम्स होती हैं, यूएस में वर्कर्स होते हैं, यहाँ के लोकल्स जो हैं, तो वो कहते हैं कि जी 4 बज गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई अभी हमारा पिकअप नहीं आया, तो हमने तो आज ही ऑर्डर डिलीवर करना है। तो वो कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं आई, तो आप इसे संभालो, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब तक जो हमारी कारकर्दगी रही है तो 8000 कंटेनर्स पाकिस्तान में कोई और एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है। अब हमने सोचा कि नेक्स्ट लेवल ये है कि हम इसको ऐसे क्रिएट करें कि कोई भी दुनिया की कंपनी हमसे कम्पीट ना कर सके, और उससे जो एक इकोनॉमी में चेंज आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा, वो एक रेवोल्यूशन होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी पाकिस्तान में। क्योंकि हम ये पाकिस्तान में मिथ तोड़ना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हर शख्स कहता है कि जी पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग बहुत ज़्यादा है और हम compete नहीं कर सकते, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, या डिफरेंट इश्यूज़ हैं। हम ये एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि देखें आप इस तरह से पाकिस्तान में बना सकते हैं और कम कॉस्ट में बना सकते हैं, और क्वालिटी में दुनिया के किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को आप compete कर सकते हैं और उनसे बेहतर, अच्छी और सस्ती चीज़ें बना सकते हैं। और यही वो विज़न है जिसको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम तकरीबन 250 एकड़ पर पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, यूटोपिया इंडस्ट्रीज़, जिसमें से 50 एकड़ पर काम मुकम्मल हो चुका है और उसमें 5000 नई जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है 2 महीने पहले। तो अगले 3 से 5 साल में जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो ये सिंगल लोकेशन पर पाकिस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप होगा। पाकिस्तान में छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन जब आप एक लार्ज स्केल बल्कि मेगा स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप अपनी बिजली खुद बना सकते हैं, अपने पानी के मसाइल खुद हल कर सकते हैं, आप अपना रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। तो जब आप एक मेगा स्केल पर इंडस्ट्री बनाते हैं तो आपकी दूसरे इदारों पर या गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। हमारे पास इनोवेशन की शदीद कमी है और हम पुराने तरीक़ों से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारी 90% जो इंडस्ट्री है जो कि मिडल और लो ग्रेड की है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उनमें जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर हम जाके चाइना की फैक्ट्रीज़ को विज़िट करें और वही प्रिंसिपल्स यूज़ करें जो प्रिंसिपल्स वो यूज़ करते हैं, देखें हमारे पास लैंड सस्ती है, बिजली हमारी इतनी महंगी नहीं है कि हमें मार ही दे, क्योंकि आप सोलर के बाद और जहां हम हैं नूरियाबाद में, वहां विंड से भी आप बिजली की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो बिजली को सोलर के साथ मिला लें तो हम बाकी रीजन के करीब आ जाते हैं। रॉ मटेरियल आप दुनिया से कहीं से भी मंगवा सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट तंग नहीं कर रही तो ऐसा क्या रीज़न है कि 7 गुना सस्ती लेबर के साथ भी हम दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो ऑटोमेशन है, उनका जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, अगर हम भी वही सेम टेक्निक से अडॉप्ट करें तो हम उनसे बहुत सस्ती दुनिया की हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, और आजकल तो आपको पता है कि ChatGPT है, AI है, आप जाकर चाइनीज़ फैक्ट्रीज विज़िट भी कर सकते हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं। अगर आप एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करें तो हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि शायद फाइनेंस अहम है, या ये कि बिल्डिंग्स अहम है, या ये मशीनरी अहम है, या मेरा कस्टमर अहम है, या मेरा ई कॉमर्स का या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अहम है।
लेकिन मेरी तमाम 15 साल की जर्नी का निचोड़ ये है कि सबसे अहम हैं लोग, क्योंकि ये मशीनें खुद नहीं चलती, ये फैक्ट्रियाँ खुद नहीं बनती, ये सेल्स खुद नहीं होती, ये ब्रांड्स खुद नहीं बनते, ये रेवेन्यू खुद ब खुद ग्रो नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे इसको लोग चलाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो 99% कंपनी है, उनका जो तरीक़ाकार है, उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो अपने लोगों पर मेहनत नहीं करते। कभी हम अपने भांजे भतीजे रिश्तेदार कंपनी में हायर कर लेते हैं, कभी हम अहम इम्पोर्टेंट पोजीशनों पर हायर करने के लिए इंटरव्यू में मेहनत नहीं करते। और मैंने भी ये शायद सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं कि अगर मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया है प्रोडक्शन का, तो 2-3 इंटरव्यूज़ किए, कम से कम सैलरी में जो बंदा मिला उसको मैंने रख लिया, और फिर उसने मुझे अपनी सैलरी से 100 गुना ज़्यादा कर साल में नुकसान कर दिया। और फिर जब मैंने वो सबक सीखे तो फिर मैंने कहा कि अब मैं 50 लोगों का इंटरव्यू करूँगा, मेहनत से अच्छा बंदा चूज़ करूँगा, उसको मार्केट से अच्छी सैलरी दूँगा, उसको एक अच्छा मैंडेट दूँगा, एक ग्रोथ का प्लान दूँगा, उसको टाइम दूँगा, तवज्जो दूँगा और उसके मसले हल करूँगा। तो जाके डिपार्टमेंट बनना शुरू हुए, हमें ग्रोथ मिलना शुरू हुई। हमने लोगों पर तवज्जो दी, उनको बोनसेस दिए, रेस दी, उनके मसाइल हल किए, उनके साथ कोऑपरेशन किया, अच्छी से अच्छी टीम बनाई, तो कंपनी ग्रो हुई। तो सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपने बिज़नेस में हमने शुरू में या मिडिल में लोगों पर कम तवज्जो दी, जो कि शायद अब मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। नाज़रीन, तो ये है पाकिस्तान के जुर्रतमंद नौजवानों जबरान नियाज़ और अदनान नियाज़ की कहानी, जिन्होंने एक आम सोच के मुखालिफ जाकर अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत इस सोच का खात्मा कर दिया कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने ये राज खुद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि दूसरों को भी तरगीब दी। मेरा ख्याल है कि उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनकी ये सलाहियत है कि तमाम मसाइल का सलूशन ढूंढने की कोशिश की जाए, उसकी तह तक पहुंचा जाए, आम सोच का कैदी ना हुआ जाए। अब तक इतना ही, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।